नमस्कार मेरे बच्चों। सभी बच्चे जय मां सरस्वती का नाम लेंगे। क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी। पॉलिटी में हमारे क्या चल रहे हैं? क्राउन रूल। क्राउन रूल जो है मेरे बच्चों 1857 के क्रांति के बाद पूरे भारत पर किसने राज कर लिया था? ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो गया था। और ये क्राउन रूल जो है मेरे बच्चों 1858 से शुरू होते हैं और कब तक चलते हैं? ये 1947 तक चलेंगे। इसमें जो हमने कल कर लिया था मेरे बच्चों 1858 का भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, ये कुछ कर लिया था, हमने कर लिया था ना। इसमें जो क्या क्या शुरू हुआ था मेरे बच्चों, एक तो जो है भारत का गवर्नर जनरल था, उसका पद समाप्त हो गया था और उसकी जगह उसको क्या बोला गया? वायसराय कहा गया। तो इसमें जो पहला वायसराय बना था वो कौन बना था? भारत का फर्स्ट है वायसराय कौन? फर्स्ट जो वायसराय बना था मेरे बच्चों कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। कौन बना था? लॉर्ड कैनिंग। यह लॉर्ड कैनिंग, इसे किसका जनक माना जाता है मेरे बच्चों? किसका जनक माना गया था लॉर्ड कैनिंग को? इनकम टैक्स का। किसका मेरे बच्चों? इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स का जो जनक किसे माना गया था? लॉर्ड कैनिंग को माना गया था। लॉर्ड कैनिंग जो क्या थे, इन्होंने जो है किस पार्क में अपना शपथ पत्र पढ़ा था? अल्फ्रेड पार्क में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? ये कल मैंने करवा दिया है सारे मेरे बच्चों, आज तो मैं रिवीजन कर रही हूँ, कल प्रॉपर तरीके से करवा दिया था। और कौन से पार्क मेरे बच्चों? अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क जो है मेरे बच्चों, ये हमें इसके शपथ पत्र से कोई लेना देना नहीं है ना, ये पूछता है एग्जाम में। अल्फ्रेड पार्क से हमारा लेना देना है, एग्जाम में पूछ भी सकता है। अब जो है मेरे बच्चों ये अल्फ्रेड पार्क पढ़ता कहाँ पढ़ता है? इलाहाबाद में पढ़ता था। कहाँ पढ़ता है? इलाहाबाद में मेरे बच्चों। ये इलाहाबाद में पढ़ता है। इलाहाबाद जो है कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों? यूपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूपी में। और जो हमारा टाइम मापा गया ना मेरे बच्चों, इसी इलाहाबाद से जो टाइम जो है चैनल निकलता है, देशांतर जो हमारी निकलती है, हमारे भारत का जो टाइम मापा गया है इलाहाबाद से निकलता है, जो है इंग्लैंड के ग्रीनविच से निकाला गया है, वो इलाहाबाद से निकलता है। इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है मेरे बच्चों? प्रयागराज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? प्रयागराज। और प्रयागराज जो है यूपी का कौन से नंबर का जिला बन गया मेरे बच्चों? 73 है या 75 है? पुराने बच्चे बताएंगे, पुराने बच्चे बताएं, ये जिला 73वां बना था या 75वां बना था? लिखाया जरूर है मैंने। 76वां बना। अरे कोई बात नहीं, मैंने कहा ना पुराने बच्चों से बात करी मैं एक बार। नया जिला कौन सा बना है? 76वें नंबर का? अरे इतनी देर में तो सर्च करके बता देते तुम। कौन सा बताओ? कोई बात नहीं, मैंने बता दिया हो, 73 बताया है, कोई वो नहीं। कौन से नंबर का जिला बना है ये? क्षेत्र। वेरी गुड। भी कल मेरे से ये मेरे को भी डाउट था, फिर मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो याद रखना, कोई बात नहीं। 73 का 76 कर दो। ये कौन से नंबर का जिला बन गया मेरे बच्चों? 76वें नंबर का जिला बन गया, क्योंकि मेरे को डाउट था तभी मैंने ये अभी तुम्हें बोला ना, नहीं तो मैं बोल देती काल वाला भी। कल मैंने 73 करा दिया था, मैं इस बात के लिए सॉरी चाहती हूँ। हाँ, परंतु मेरे को डाउट था, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं कल अपडेट करा दूंगी।
ये 76वें नंबर का जिला बना है मेरे बच्चों। क्योंकि ये क्या किसका मेला लगा था, महाकुंभ का मेला लगा था मेरे बच्चों। महाकुंभ का मेला प्रयागराज में जो कब से लेके कब तक लगा था, महाकुंभ मेला। जिन बच्चों ने लिख रखा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, जिनने नहीं लिख रखा वो लिख ले। महाकुंभ का मेला लगा था मेरे बच्चों। ये जो महाकुंभ का मेला लगता है ये 13 जनवरी से शुरू हुआ था और ये 26 फरवरी तक चला था और 2025 में लगा था। इसमें जो आपको पता है मोनालिसा और जो ये IIT वाला बॉम्बे वाला बाबा प्रसिद्ध हो गए थे, क्योंकि किसी की पहचान शुरू होती है ना, तो इसमें ये खास बात हुई थी। और महाकुंभ का मेला लगता है मेरे बच्चों, ये कितने साल के बाद लगता है, ये 144 बरस के बाद लगा था। और कुंभ का मेला लगता है मेरे बच्चों, हाँ जी, कुंभ का मेला जो लगता है वो 12 बरस के बाद लगता है। और ये 12 के महाकुंभ हो गया तो 12 की स्क्वायरिंग कर दी, 144 वर्ष हो गया। क्लियर है। और 3 नदियों का संगम था मेरे बच्चों, तुम लिख लो, मैंने कल लिखा दिया है, गंगा यमुना और सरस्वती। 2 जो बाहरी तौर पे बह रही है और एक कहते हैं अंदरूनी बह रही है नदी, ऐसे थिंकिंग मानी जाती है। तो ये महाकुंभ का मेला यहाँ लगा। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा भी कहाँ लगा, प्रयागराज में। तब इसको जिला बनाया गया, वो एक टेम्परेरी तौर पे बनाया गया, क्योंकि एक जिले को जो व्यवस्था मिलनी चाहिए थी ना, उसके लिए इसको एक टेम्परेरी तौर पे जिला घोषित कर दिया गया था। कब, जब ये शुरू होने वाला था महाकुंभ का मेला, तो वहाँ पूरी व्यवस्था की गई। और उसके बाद महाकुंभ का मेला जैसे ही समाप्त होता है, थोड़े टाइम के बाद इसे क्या बना दिया गया, 2025 में इसे 27 जिला बना दिया गया था। कौन से नंबर का, 76वें नंबर का। क्लियर मेरे बच्चों। उसके बाद जो हमने पढ़ा था मेरे बच्चों भी इनकम टैक्स, वो तो मैंने तुम्हें टैक्स में बता ही दिया था मेरे बच्चों। तो जो कब शुरू हुआ इनकम टैक्स, जो वहां इनकम टैक्स जो है मेरे बच्चों, सबसे पुराना टैक्स पूछे तो कौन सा है मेरे बच्चों, इनकम टैक्स है। भारत में सबसे पुराना टैक्स पूछे तो कौन सा है, इनकम टैक्स है, जो 1860 में शुरू हुआ था। और पूछता है भी इनकम टैक्स के जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है। क्लियर मेरे बच्चों। टैक्स तो हमें पता ही है मेरे बच्चों, ये एक अनिवार्य कर है जिस व्यक्ति पर, जैसे ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है, उसी के द्वारा चुकाया जाता है। और अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट, वो होता है मेरे बच्चों, लगाया किसी और पर जाता है और चुकाया किसी और के द्वारा जाता है। ये जैसे मान लो कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, उस कंपनी पे लगा और उन्होंने प्रोडक्ट के साथ जो अन्य व्यक्तियों से वसूल कर लिया। क्लियर मेरे बच्चों। तो ये था क्लियर। उसके बाद जो है अल्फ्रेड पारक का जो नाम बदल दिया गया, अब हमें पढ़ना है। अल्फ्रेड पारक का नाम बदलकर क्या किया गया, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद पारक किया गया है मेरे बच्चों। इस अल्फ्रेड पारक का नाम बदलकर क्या किया गया है, चंद्रशेखर आजाद पारक किया गया। और ये चंद्रशेखर आजाद पारक क्यों की मेरे बच्चों, चंद्रशेखर तुम जानते हो मेरे बच्चों, चंद्रशेखर जिनकी पिक्चर लगी होती है, जो मूंछों के अपने बंट लगा रहा होता है, मतलब आपने कहीं देखा हो ऑफिस वगैरह, वो चंद्रशेखर आजाद थे। उन्होंने 22 कौन सी तारीख थी मेरे बच्चों, 22 फरवरी 1931 को, 22 फरवरी है क्या, 27 फरवरी है क्या, हाँ 27 फरवरी मेरे बच्चों, चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को अपने आप को क्या मार ली थी, गोली मार ली थी। अपने आप को इसी पार्क में अपने आप को गोली मार ली थी। और इनकी कहत है ब्रिटिश ताबूत में ऐसी कोई गोली नहीं है जिसपे चंद्रशेखर का नाम लिखा हो, तो उन्होंने खुद को गोली मारकर, क्योंकि वो गिर गया था। अब उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो याद रखना तुम्हें, 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर ने क्या मार ली थी, गोली मार ली थी। और कौन से पार्क में, अल्फ्रेड पार्क, और जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, चंद्रशेखर आजाद पार्क कर दिया गया। क्लियर है। और कहां पड़ता है ये, प्रयागराज में। वर्तमान में कहां पड़ता है, प्रयागराज में। और प्रयागराज का पुराना नाम क्या है मेरे बच्चों, इलाहाबाद है। ये बात हुई थी। और क्या हुआ था मेरे बच्चों इसके साथ, एक पढ़ा था हमने 60 में, क्या हमारा पहला बजट, भारत में पहला बजट, ये हो गया था ना हमारा कल। मैं लिखा रही हूँ, की पॉइंट लिखा देती हूँ, कल हमने पूरा कर लिया, उसकी थोड़ी बातें रहती है वो आज हम कर लेंगे। भारत में फर्स्ट जो बजट पेश किया गया मेरे बच्चों, वो कब किया गया था, 1860 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया था मेरे बच्चों,
जेम्स, अच्छा विलियम जेम्स के द्वारा, सॉरी मेरे बच्चों कोई बात नहीं, विलियम जेम्स का, विलियम है जेम्स के द्वारा, विलियम जेम्स के द्वारा पहली बार बजट पेश किया गया 1860 में। भारत का पहला बजट, पूछे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया, स्टार लगा सकते हो, बहुत बार क्वेश्चन आया भी भारत में पहला बजट का पेश किया गया 1860 में किया गया, और किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा किया गया था। क्लियर मेरे बच्चों? अब आता है मेरे बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछता है भी बजट का, बजट क्या होता है मेरे बच्चों? बजट बताता है भी हमें आने वाले प्रोसेस के लिए, ये 3 वर्ष के लिए प्रोसेस दिखाता है, पिछली साल का ये डाटा लेता है जो संभावित टेम्परेरी तौर पर, उससे पीछे वाला भी लेता है जो पूर्ण डाटा आ चुका है, और जो वर्तमान में देने वाला, जैसे बजट आता है 25-26 का है, बजट कैसे आता है मेरे बच्चों? 25-26 का आता है आने वाला, तो आने वाले में ऐसे हम मतलब श्योर तो नहीं होते, परंतु उसके कुछ एक आइडियाज देते हैं, उसके आधार पर जो है ये पैसे दे देता है भी कहाँ से पैसे आएंगे वो देता है, भी कहाँ से देश में राजस्व आएगा, टैक्स वगैरह जो डिसाइड किए जाते हैं, और कहाँ पैसे व्यय किए जाएंगे, एक्सपेंडिचर जो योजनाएं चल रही है उन पे कितने पैसे, जैसे तुम पढ़ते हो क्वेश्चन आता है भी मनरेगा में बजट में कितनी बार दिया, कृषि में कितनी बार दिया, और जो है शिक्षा पे कितना दिया है बजट, ऐसी बातें चलती हैं, तो ये बजट के तौर पर आती है। परंतु क्वेश्चन आता है मेरे बच्चों भी संविधान में क्या बजट नाम का जिक्र है? हमारे संविधान में बजट नाम का कोई जिक्र नहीं है, बजट शब्द का जो है हमारे संविधान में क्या नहीं है? जिक्र नहीं है। संविधान में कोई जिक्र नहीं है, संविधान में बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं है मेरे बच्चों, याद रखना तुम्हें, ये रखने वाली में से मैंने लिख दी भी संविधान में बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं है, परंतु किसका जिक्र है मेरे बच्चों? बजट के तौर पे किसका जिक्र है? एक मिनट मेरे बच्चों, इसमें जिक्र है वित्तीय वार्षिक विवरण, वित्तीय वार्षिक विवरण का जिक्र है, वित्तीय वार्षिक विवरण का जिक्र दिया गया है, और आर्टिकल में बच्चों, आर्टिकल है 112 में किसका जिक्र है? वित्तीय वार्षिक विवरण का जिक्र दिया गया है, बजट शब्द का कोई जिक्र नहीं है, वित्तीय वार्षिक विवरण का जिक्र मिलता है जो आर्टिकल है 112 में मिलता है। क्लियर मेरे बच्चों? उसके बाद जो हमने पढ़ा था मेरे बच्चों, एक तो मैं अगर पूछे भी बजट क्या है, एक चमड़े का थैला होता है, ये कई बार नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेता है भी बजट क्या होता है? चमड़े का थैला होता है, और ये शब्द जो है फ्रांसीसी शब्द था, फ्रांसीसी, और सबसे पहले फ्रांस में दिया गया, तो ध्यान रखना, ये नॉर्मल बातें हैं, कई बार पूछ ले। तो हमने इसके बाद पढ़ा था भी भारत में सबसे ज्यादा बजट जो पेश करने, पहले तो जो स्वतंत्रता भारत का बजट पेश करने वाला व्यक्ति, स्वतंत्र है भारत का, स्वतंत्र भारत का फर्स्ट बजट पेश किसने किया था मेरे बच्चों? षणमुखम सेठी ने किया था। किसने किया था मेरे बच्चों? षणमुखम सेठी ने किया था, षणमुखम सेठी ने किया था, याद रखना किसने किया था? षणमुखम सेठी ने किया था। उसके बाद जो है मेरे बच्चों नेक्स्ट लाइन है गणतंत्र भारत का, हाँ जी, गणतंत्र है, गणतंत्र भारत का फर्स्ट बजट पेश किया था, वो किसने किया था मेरे बच्चों? जॉन मथाई ने किया था। किसने किया था? जॉन मथाई ने किया था, जॉन मथाई ने, किसने किया? जॉन मथाई ने किया। सबसे अधिक बार बजट देने वाला भारत में, सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाला कौन था मेरे बच्चों?
मोरारजी देसाई। सबसे अधिक बार बजट पेश किया था वो किसने किया था? मोरारजी देसाई ने किया था। यही वही मोरारजी देसाई है मेरे बच्चों, जो मैंने तुम्हें पंचवर्षीय योजना में कराया था, जो किस पार्टी से है? जनता पार्टी से। किससे है? जनता पार्टी से। जो अपनी सरकार कब बना लेगा? 1978 में। 1978 से 80 से जनता पार्टी की सरकार रहेगी। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? मोरारजी देसाई रहेंगे। मैंने पंचवर्षीय योजना में तुम्हें ये बात बताई थी। क्लियर? फिर इसकी सरकार गिर जाएगी मेरे बच्चों। जो रोलिंग प्लान आया था वो इसी के नेतृत्व में। अब जो है वर्तमान, और बजट पेश कौन करता है मेरे बच्चों? बजट पेश करता कौन है? वित्त मंत्री करता है। वित्त मंत्री। तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री है मेरे बच्चों कौन है? वर्तमान में वित्त मंत्री हमारी कौन है? ठीक है ठीक है भाई, निर्मला सीतारमन। रमन न लगा सकते हो, न लगा सकते हो, कोई वो आपकी मर्जी। तो वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। अभी ये रिकॉर्ड टूट जाएगा, मोरारजी देसाई का ये रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो इसने अभी तक कितनी बार बजट पेश किया है? 8 बार बजट पेश किया मेरे बच्चों। 8 बार बजट पेश कर दिया है। किसने? निर्मला सीतारमन ने। जिसमें ये हम पढ़ते हैं मेरे बच्चों 7+1 पढ़ते हैं। 7 जो है मेरे बच्चों इसमें सामान्य बजट है। 7 जो है सामान्य बजट पेश की है, और 1 जो है अंतरिम बजट पेश किया है मेरे बच्चों। एक क्या किया है? अंतरिम बजट पेश किया है। किसने? निर्मला सीतारमन ने। तो क्वेश्चन पूछ सकता है भी निर्मला सीतारमन ने अभी तक कितनी बार बजट पेश किया? तो 8 बार किया है, जिसमें 7 सामान्य बजट और 1 अंतरिम बजट। सुन लो क्या है। 7 सामान्य जो नॉर्मल हर साल होता है वो सामान्य हो गया, ठीक है। अंतरिम होता है मेरे बच्चों जब सरकार बदलने वाली हो और पता ना हो भी सरकार किसकी चेंज होने वाली है, जब बजट देना हो तो वो अंतरिम बजट होता है। तो निर्मला सीतारमन ने कितने अंतरिम बजट कितने पेश किए? 1 किया है और 7 है सामान्य किया है। 2024 में 2 बार बजट पेश किया गया था, 1 फरवरी को और 1 जो है 23 अगस्त को। क्लियर मेरे बच्चों? ये कल हम हो गया था, इतना तो हो गया था ना हमारा। ये कल पिछली क्लास में मैंने करवा दिया था, आज मैंने रिवीजन करवा दिया है। इसके साथ जो है मेरे बच्चों तुम्हें क्या ध्यान रखना है? इसके साथ ध्यान रखना है जो 2026 का, हाँ 25-26 का जो बजट आया था, सुन लो एक बार, लिख बाद में लेना, सुन लो एक बार, क्योंकि तुम फिर मैं मेरे हिसाब से बता देती हूँ, तुम अपने हिसाब से तुम कॉपी बनाते हो तो अलग अलग कलर डालते हो, तो वो हिसाब से लिख लेना। एक बार सुन लो, क्योंकि मैं आगे पीछे कर देती हूँ, मैं कई बातें दिमाग में पहले आ जाती, मैं पहले ट्रांसफर कर देती हूँ कई बात में। तो सुन लो, 2025-26 का बजट आया मेरे बच्चों, जो कब आया था? कब आया था? ये 1 फरवरी 2025 को किया। किसने किया? पेश किसने किया मेरे बच्चों? निर्मला सीतारमन ने किया। तो उन्होंने, इसमें तुम्हें क्या याद रखना है, अभी मैं ये सारे डाटा नहीं लिखाऊंगी क्योंकि ये पता नहीं भी इलेक्शन कब हो, कब किस पे, अब क्या पता नया आ जाए, तो इसमें तुम्हें ये जो बातें मैंने पीछे लिखाई है वो ऑथेंटिक थी, वो तुम्हें याद करनी पड़ेगी। बजट कितनी बार आ जाए, इसमें क्या करना है? इसमें 4 इंजनों पर दबाव डाला, 4 इंजन दिए बाहर। सुन लो, पहले लिखना नहीं है, मैं लिखूं तभी तुम्हें लिखना है। 4 इंजन दिए गए, भारतीय अर्थव्यवस्था के 4 इंजन होंगे। 4 इंजन के मतलब 4 ऐसे क्षेत्र चुने गए जिन पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के 4 इंजन नाम दिया गया, 4 इंजनों पे सबसे ज्यादा काम किया जाएगा, इस बजट में आए थे। वो 4 इंजन कौन कौन से थे? लिखना नहीं है तुम्हें। 4 इंजन तो समझते हैं मेरे बच्चों? अरे इंजन से क्या चलती है? इंजन से रेलगाड़ी चलती है, इंजन से ट्यूबवेल चलती है। तो इंजन से हमें क्या चलानी है? अर्थव्यवस्था चलानी है। यहाँ क्या चलानी है? इंजन से अर्थव्यवस्था चलानी है भारत की। तो 4 इंजन कौन कौन से थे इसमें? 1 मिनट में 4 इंजन थे, उसमें लिखो। फर्स्ट जो था कृषि पे, सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा वो कृषि पर किया जाएगा। और सेकंड जो था मेरे बच्चों वो किस पे फोकस किया जाएगा?
अस अम ई, एक बार ऐसे जैसे लिख रही हूँ मैं वैसे लिख लो, फिर इसका एक्सप्लेन भी करेंगे। जो है 4 इंजन जो है कृषि होगी, अमस अम्मी होगी, मैं फुल फॉर्म बताऊंगी तुम्हें। और तीसरा है मेरे बच्चों निवेश हो गया, इन्वेस्टमेंट, निवेश पे। और चौथा है मेरे बच्चों निर्यात, एक्सपोर्ट हो गया। ये 4 इंजन बताए गए अर्थव्यवस्था के भी। सबसे ज्यादा जो सरकार काम करेगी, जो जनता काम करना, फोकस करना, ध्यान देना है, वो इन 4 चीजों पर सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना है अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए। तो कृषि तो मेरे बच्चों तुम्हें पता ही, अभी सब्सिडी वगैरह छूट वगैरह देगी, अच्छी क्वालिटी के बीज वगैरह देगी, तो उत्पादन क्षमता बढ़ाएगी, अच्छी मंडियों स्थापित करेगी और मंडियों तक पहुंच स्थापित करेगी भी। जो है कृषि माल है वो तुरंत पहुंच जाए, सब्जियां खराब ना हो, उसकी व्यवस्था करेगी। ये बातें बोली गई थी इसमें, ठीक है। दूसरा है मेरे बच्चों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, अमसम में क्या है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहो तो लिख लो। यह है मेरे बच्चों माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम मेरे बच्चों मीडियम ऐसे लिख, माइक्रो स्मॉल मीडियम है एंटरप्राइज में, प्राइज जो है माइक्रो मेरे बच्चों सूक्ष्म, माइक्रो क्या होता है सूक्ष्म, स्मॉल क्या होता है मेरे बच्चों छोटा, माइक्रो तो होता है बिल्कुल सूक्ष्म, मतलब हमें दूरबीन लगा के देखते हैं उस तरीके से, स्मॉल होता है उससे थोड़ा सा बड़ा, मीडियम मतलब माध्यम। ये उद्योग है, ये क्या है उद्योग है मेरे बच्चों। तो 3 प्रकार के उद्योग बताए गए, माइक्रो जो सूक्ष्म है बिल्कुल छोटे, जो हमें मतलब सरकार को आम, बड़ा उद्योग होता है मेरे बच्चों, बड़ी बिल्डिंग व्यवस्था लगी होती है, वो तो दिखाई दे ही देता है, वो तो दूर से दिखाई दे देता है, सुर्खियों में रहता है। छोटा उद्योग मतलब लोग घरों में काम करते हैं छोटे छोटे, तो वो सूक्ष्म है। समूल जो ठीक ठाक लेवल पे हो, जैसे मतलब खंड स्तर पर हो। और जो है मीडियम होता है मेरे बच्चों जो पूरा जिला उभर के सामने आए। तो ये 3 उद्योग है मेरे बच्चों, मेरी तरफ ध्यान दो, मैं तुम्हें बता रही हूं। तो ये 3 प्रकार के उद्योग उन्होंने बताया। सबसे ज्यादा एमएसएमई पे फोकस किया जाएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम है इंटरप्राइज, इन सबसे ज्यादा इन पे फोकस किया जाएगा। तो इनमें एक ले बनी हुई होती है भी कितना इसमें इन्वेस्टमेंट करें और उससे जो है हमें कितना फायदा हो, तो उसकी आती है मेरे बच्चों, वो लिख लो। ये पूछता है भी एमएसएमई में जो कितने रुपए दिए जाएंगे और उसका जो है कितना उससे मतलब पैदावार आएगी, तो इसमें लिख लो। ये 3 है मेरे बच्चों, माइक्रो और स्मॉल और मीडियम, क्लियर है 3 है। इसमें जो मेरे बच्चों इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो 2.5 करोड़ का, कितना किया जाएगा 2.5 करोड़ का। और इसमें मेरे बच्चों इसका 10 गुना, याद रखने का 7 तरीका ही बता रही हूं, इसका 10 गुना, तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 25 करोड़, इसका 10 गुना कितना हो जाएगा 25 करोड़। इसका अब 5 गुना किसमें मीडियम में, इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 5 गुना मेरे बच्चों 125, कितना हो जाएगा 125। सुनो यह है मेरे बच्चों खर्चा, ये खर्च करें, खर्च एक्सपेंडिचर जो करेंगे मतलब व्यय करेंगे, देगी सरकार हमें खर्च करने भी इतने तक एक बाउंड्री रखी गई भी। जो माइक्रो जो उद्योग है उसमें हम 2.5 करोड़ तक खर्च कर सकते हैं, और जो है स्मॉल उद्योग जो है उसमें 25 करोड़ तक हम खर्च कर सकते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उसमें। और जो मीडियम है उसमें 125 करोड़ का कर सकते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या है, उससे जो है हमारा फायदा जो है रिटर्न क्या है, कितने तक होना चाहिए, उसका कितने तक है होना चाहिए मेरे बच्चों। तो इसका जो है 2.5 करोड़ का, इसका 10 करोड़ का, इसका 10 करोड़ का रिटर्न होना चाहिए भी। हम 2.5 करोड़ लगा रहे हैं तो हमें फायदा जो है 10 करोड़ तक होना चाहिए। इसका 10 करोड़ है मेरे बच्चों, इसका फिर 10 गुना, इसी का क्या है 10 गुना। अब तुम्हें ये इसको ही लेके चलना है, पहले मैंने ये बताया भाई 2.5 करोड़ याद रखना है तुम्हें माइक्रो वाला, उसका फिर ये 10 गुना, इसका ये 5 गुना, वैसे ही इसका मेरे बच्चों ये 10 गुना, तो कितना हो गया 100 करोड़, कितना हो गया
100 करोड़। उसके बाद है इसी का ये, अब इसका 10 गुना और इसी का 5 गुना, तो ये 500 करोड़, ये वैल्यू दी गई थी मेरे बच्चों। तो पूछ सकता है तुम्हें माइक्रो में कितना एक्सपेंडिचर करना और उससे कितना बेनिफिट है। तो ये एक सीरीज है, इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं जो इकोनॉमिक्स से स्टेट वगैरह होता है उनमें तो ये पूछना ही पूछना है, बाकी क्या पता नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे भी। माइक्रो में कितना जो है, कितने तक हम बाउंड्री है, ये कितने तक खर्च कर सकते हैं और कितने तक हमें प्राप्ति होगी। क्लियर मेरे बच्चों, क्लियर है। उसके बाद जो था मेरे बच्चों, हमने 4 इंजन पढ़े। उसके बाद निवेश था भी, निवेश इन्वेस्टमेंट में है, इन्वेस्टमेंट भी जो है अच्छी दरों में कमी दी जाएगी, ब्याज दरें सस्ती होगी, तो उनमें लोग, जो लोगों के हाथों में पैसे जाएंगे, लोग क्या करेंगे, उद्योगों में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जो है निर्यात जो है मेरे बच्चों, उनमें टैक्स वगैरह, जो ये टैरिफ वगैरह होते हैं वो कम किए जाएंगे। जो निर्यात कर रहे हैं, बाहर जो हम सामान भेज रहे हैं, उन जो उद्योगों पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा। जो सामान है एक्सपोर्टिंग कर रहे हैं दूसरे देशों को, उसको सबसे ज्यादा, एक तो उनको कई फायदे होते हैं मेरे बच्चों। एक तो जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उस पर कुछ सब्सिडी मिल जाती है साधनों पर, जो साधन लगे होते हैं ना उसमें। दूसरा जो है वो प्रोडक्ट जो दूसरे देश में पहुंचा रहे हैं तो उसमें जो टैक्स वगैरह है, टैरिफ वगैरह है, उनमें जो है सब्सिडी दी जाती है, टैरिफ वगैरह में छूट कर दी जाती है। तो निर्यात को, ये 4 इंजन थे, कृषि, एमएसएमई और निवेश और निर्यात। क्लियर? अरे क्लियर? ये था मेरे बच्चों बजट का, मैंने तुम्हें बीच में बता दिया था। ये इकोनॉमिक्स वाले में ऐड करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ करो तो एक बॉक्स में डाल देना भी ये इकोनॉमिक्स पे। क्लियर मेरे बच्चों? चलो उसके बाद जो है मेरे बच्चों क्या था, लिखो अगला, लिखो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। उसके बाद लिखो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। लिख लिया मेरे बच्चों? हाँ देखो 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम है मेरे बच्चों। सबसे पहले इसमें जो काम किया था 1861 में, जो भारत में क्या लागू कर दी गई थी, आईपीएस, आईपीसी, आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड को लागू कर दिया गया था। भारतीय दंड संहिता, लिख लो फुल फॉर्म, लिख लो इंडियन पैनल कोड, भारतीय भारतीय दंड संहिता, आईपीसी। क्या चीज है ये वर्ड? जो भारतीय दंड संहिता होती है मेरे बच्चों, जैसे अब तुम सीटी जिनके अच्छे स्कोर बन रहे हैं और तुम पुलिस का एग्जाम दोगे, वैसे तो नॉर्मल सभी एग्जामों में पूछ लेता है, परंतु पुलिस का दोगे तो उसमें पूछता है भी किस, कौन सी धारा किसकी है। तो इसमें क्या लगती है, धाराएं लगती है। जैसे मतलब है डकैती की धारा होगी, मर्डर की धारा होगी, भी किस धारा के 302 में आ गया, सुना ना आपने 304 में आ गया, ये वो धाराएं डिसाइड होती है। इसमें क्या होती है, ये भारतीय दंड संहिता क्या है, इसमें धाराएं, इसके पीछे ब्रैकेट में लिख लो ताकि याद रह जाए ये क्या है, धाराएं। किस किस की, कौन कौन सी जो मेरे बच्चों किसमें लगाई जाती है, डकैती की होगी, मर्डर की होगी मतलब हत्या कर दी, हत्या की होगी, रेप हो गया। ये ऐसे मेरे बच्चों ये 2-3 याद रख लो, तुम्हें याद रह जाएगी भी ये क्या है, आईपीसी, आईपीसी है। ये अलग अलग धाराएं होती है मेरे बच्चों। और जो इसकी शुरुआत, भारतीय दंड संहिता की शुरुआत कब होगी थी,
1861 में होगी थी। कब होगी थी? 1861 में भारतीय दंड संहिता की शुरुआत होगी थी। धाराएं हैं जो हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, तुम्हें बाद में जैसे कराया जाएगा इकट्ठी, यहाँ हमें सिर्फ इतना पता है भी इसमें ये क्या क्या आई थी। तो धाराएं इसमें आती हैं, ये याद रखना, आईपीसी में आती है। क्लियर है? उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें कार्य हुआ था वो हुआ था मेरे बच्चों 1862 में भारत में 3 हाई कोर्ट की स्थापना हो गई थी। भारत में 1962 में 1900 नहीं है मेरे बच्चों, 1800 है। मैं बहुत तो 1900 रही हूँ, लिख 1800 रही हूँ। 1862 है। 1862 में भारत में 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे, जिसको हम अच्छे से पढ़ेंगे मेरे बच्चों। 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। कौन कौन से थे मेरे बच्चों, बोलो। कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। मुंबई तो अब बना है, बॉम्बे था पहले। बॉम्बे क्षेत्र था जिसके 2 पार्ट अलग होंगे 1960 में, महाराष्ट्र और गुजरात। 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे 1862 में। क्लियर? यही 3 क्या थी? प्रेसिडेंसी थी। यही 3 क्या थे? बैंक थे। अंग्रेजों के यही 3 बैंक थे, यही 3 प्रेसिडेंसी थे और यही 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए थे। तो मेरे बच्चों हाई कोर्ट से आता है तो हम थोड़ा सा हाई कोर्ट का पढ़ लेते हैं। तो याद रखना इसमें हाई कोर्ट की शुरुआत हो गई थी वो 1862 में हो गई थी। ठीक है? हाई कोर्ट लिखो। हाई कोर्ट मेरे बच्चों, हाई कोर्ट जो है मेरे बच्चों, इसका आर्टिकल है, सुनो, सुप्रीम कोर्ट का कौन से आर्टिकल में? 124 में। 124 के आगे वाले 2 डिजिट अदला बदली कर दो, 2 आगे ले आओ, 1 पीछे कर दो, तो इसका आर्टिकल बन जाएगा मेरे बच्चों 214 में। आर्टिकल है 214 में। हाई कोर्ट का जिक्र मिलता है वो कौन से आर्टिकल में मिलता है? 214 में। ध्यान रखना, एक याद रख लेना, याद रह जाएगा एग्जाम में। अभी तो हमें चलो हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं तो याद है, सुप्रीम कोर्ट का चेंज करते हैं तो ये 1 आगे ले आएंगे और ये 2 पीछे ले जाएंगे, तब 124 आ जाएगा, 2 बदलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो मेरे बच्चों कौन से भाग में मिलेगा जिक्र? भाग इसका 6 में, न्यायपालिका में पढ़ेंगे। जब भाग 6 का जिक्र करेंगे, भाग 6 मेरे बच्चों, भाग 6 ऐसे लिखना है। भाग 6 में किसका जिक्र है मेरे बच्चों? राज्य सरकार। मेरे बच्चों भाग 6 में किसका जिक्र है? राज्य सरकार का जिक्र। राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। और भाग 5 में संघ सरकार, केंद्र सरकार के बारे में पढ़ते हैं। राज्य तो अलग अलग है ना, तो इसमें राज्य का नाम नहीं ले सकते, अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें अलग अलग हैं। तो भाग 6 में हम किसका जिक्र करेंगे? राज्य सरकार के भाग में जो है दूसरा सबसे बड़ा भाग माना जाएगा। भाग सबसे बड़ा 5वां है, जो आर्टिकल है 52 से शुरू होता है और 151 तक चलता है। लिखना नहीं है, मैं आगे आएगा तब बता दूंगी। और ये 152 से शुरू होता है और 237 तक चलेगा, ये भाग 6। तो दूसरा सबसे बड़ा भाग है जिसमें हम किसका जिक्र करेंगे? राज्य सरकार का। इसी के फिर 3 पार्ट होंगे जिसमें कार्यपालिका होगी, विधानमंडल होगा और न्यायपालिका होगी। हाईकोर्ट का जिक्र करेंगे वो किसमें करेंगे? न्यायपालिका में करेंगे। तो वर्तमान में अगर पूछे भी भारत में कितने हाईकोर्ट है, वर्तमान में पूछे भी भारत में हाईकोर्टों की संख्या कितनी है मेरे बच्चों? 25 है। कितनी है? 25 है, 25। हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? 25 है।
और जो 25 नंबर का जो बनने वाला हाई कोर्ट है, जो कहाँ बना है मेरे बच्चों? 25वें नंबर का हाई कोर्ट पूछे भी, न्यू निर्मित हाई कोर्ट है, पूछ सकता है क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है भी। 25वें नंबर का हाई कोर्ट बना है, वो कहाँ बना है? और या जो न्यू निर्मित हाई कोर्ट बना है भारत में, वो कौन सा बना है? अमरावती। कौन सा बना है मेरे बच्चों? अमरावती। अमरावती जो किसकी राजधानी बनी है मेरे बच्चों? आंध्र प्रदेश की। किसकी राजधानी बनी है? आंध्र प्रदेश की। जैसे मेरे बच्चों हम पढ़ते हैं भी, भारत में हम राज्य और यूटी पढ़ते हैं। भारत में क्या पढ़ते हैं? राज्य और यूटी पढ़ते हैं। तो टोटल 25 हाई कोर्ट है, जिनमें से 2 ऐसी यूटी है जिनका खुद का हाई कोर्ट है, बाकी यूटी एक दूसरे राज्य के साथ है। दिल्ली और जम्मू कश्मीर है जो ऐसी यूटी है जिनका खुद का अपना हाई कोर्ट है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है भी, ऐसी कौन सी 2 यूटी है? यूटी अभी नहीं बताऊंगी, अभी तुम्हें इतना ही लिखना है भी किसका जो है यूटी मेरे बच्चों, यूनियन है टेरिटरी जो है, उसमें दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर का खुद का हाई कोर्ट है मेरे बच्चों, खुद का हाई कोर्ट है। 2 ऐसी यूटी है जिनका अपना हाई कोर्ट है, बाकी एक दूसरे राज्य के साथ है। वो जब हम हाई कोर्ट पढ़ेंगे तब उसके साथ में बता दूंगी भी किस यूटी का किसके साथ है। आज तुम इतनी बातें याद रखो। क्लियर है मेरे बच्चों? उसके बाद लिखो मेरे बच्चों, नेक्स्ट जो है क्राउन रूल जो है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार मेरे बच्चों। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार मेरे बच्चों, सुधार जो अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया। मार्ले मिंटो नाम के 2 व्यक्ति थे मेरे बच्चों, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया। ये मार्ले और मिंटो नाम के 2 व्यक्ति थे। इन्होंने सबसे बड़ी जो की थी मेरे बच्चों, सुन लो एक बार, लिखना बाद में है। इसके तहत लिख लो, इसके तहत भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिकता निर्वाचन प्रणाली शुरू कर दी गई थी। इसके तहत भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक सर्वप्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी। सांप्रदायिक जो है निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कर दी गई थी। इस निर्वाचन के तहत मुसलमान जो है अलग से वोट डाल सकते हैं, वोट डालने का अधिकार दिया गया। लिख लो, सारी बताऊंगी सांप्रदायिक प्रणाली क्या है, सारी बातें लिख लो पहले। इसके तहत मुसलमानों को अलग से वोट डालने का
डालने का अधिकार दिया गया। वोट डालने का अधिकार है दिया गया था। इसी अधिनियम को महात्मा गांधी ने भारत का क्या बताया मेरे बच्चों? सर्वनाश एक्ट बताया। भारत का जो है इसी अधिनियम को महात्मा गांधी ने सर्वनाश भारत का सर्वनाश एक्ट कहा। भारत का लिखना मेरे बच्चों, सर्वनाश एक्ट कहा। लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ, कोई बात नहीं। इस अधिनियम को महात्मा गांधी ने भारत का सर्वनाश एक्ट कहा। तो नाम से क्लियर हो रहा है भी मुसलमानों को अलग से वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। तो सर्वनाश वाली बात थी मेरे बच्चों, भी हिंदू और मुसलमान क्या थे? भाई भाई थे। और अंग्रेजों ने क्या कर दिया? स्पेशल अधिकार दे दिया। किसको? मुसलमानों को भी वोट डाल सकते हो। पहले तो इसको समझो, चलो मेरे बच्चों पहले स्टार्टिंग से ही समझ लेते हैं हमने क्या क्या लाइनें लिखी है। सांप्रदायिक निर्वाचन। सांप्रदायिक निर्वाचन क्या होता है? सांप्रदायिक मेरे बच्चों अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति। सांप्रदायिक होता है मेरे बच्चों अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों को क्या कर दिया गया? अपना निर्वाचन, अपने जो है वोट डालने का परंपराएं जो लागू कर दी गई थी भी अपने अपने जाति को तुम वोट दे सकते हो, निर्वाचन कर सकते हो। अपनी अपनी जाति में वोट डालकर तू उसका निर्वाचन कर सकते हो। और उसमें मुसलमानों को स्पेशल बोला गया भी आप अपने अलग से पार्टी बना सकते हो और अलग से वोट डाल सकते हो भी मुसलमान को ही वोट देगा। तो इसीलिए महात्मा गांधी ने इस एक्ट को क्या बोला था? भी भारत का सर्वनाश एक्ट बोला था। क्लियर है? अरे समझ में आया? तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्या है मेरे बच्चों? जो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग निर्वाचन जो है खड़े हो सकते हैं और वोट है वो अपनी जाति के वोट दे सकते हैं। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे वोट है डाल सकते हैं अपने अपने धर्म के लोगों को, अपनी अपनी जाति के लोगों को। क्लियर है? अब आता है मेरे बच्चों, तो निर्वाचन का जिक्र आया तो थोड़ा सा निर्वाचन के बारे में पढ़ लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन आयोग। भारतीय निर्वाचन भारतीय निर्वाचन आयोग मेरे बच्चों आर्टिकल किसमें जिक्र मिलता है? 324 में। आर्टिकल कितना? वेरी गुड, 324 आर्टिकल में जिक्र है किसका? भारतीय निर्वाचन आयोग का। 324 आर्टिकल में किसका जिक्र है? भारतीय निर्वाचन आयोग का जिक्र है। भाग मेरे बच्चों, भाग 15 किसमें जिक्र है? भाग है 15। आर्टिकल 324 का जिक्र इसका अगर पूछे भी भाग कौन से भाग में जिक्र है तो भाग 15। और भाग 15 मेरे बच्चों ऐसे लिखना तुम्हें, भाग 15 में इसका जिक्र है। भाग 14 में किसका जिक्र है मेरे बच्चों? मैंने बताया है तुम्हें, मैंने 4 भाग बता दिया अभी तक तुम्हें। भाग 14 में किसका जिक्र है मेरे बच्चों? यूपीएससी का। किसका? यूपीएससी का। और भाग 15 में किसका जिक्र है? निर्वाचन आयोग का। और भाग 5 में किसका जिक्र है? संघ सरकार का। और भाग 6 में किसका जिक्र है? राज्य सरकार का। 4 भाग आपके कंप्लीट हो गए नाम के तौर पे।
वो अलग अलग हम पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या आएगा। तुम्हें इतना तो याद हो ना भी कौन से भाग में कौन किस किस का जिक्र है। तो भाग 5 जो मैंने करवा दिया जिसमें किसका है, संघ सरकार, भाग 6 राज्य सरकार, और भाग 14 यूपीएससी, और भाग 15 जो निर्वाचन आयोग। क्लियर मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? आर्टिकल निर्वाचन आयोग का मेरे बच्चों 324। ये जो मैं तुम्हें करवा रही हूँ ना मेरे बच्चों, ये तुम्हें जब तक हम पोल्ट्री करेंगे ये शायद 7-8 बार आ जाएगी ये चीजें। तो उसमें तुम्हारे ये वन लीनियर क्वेश्चन है, ये पूछता ही पूछता है। तो इसमें मेरे बच्चों निर्वाचन आयोग का जो आयुक्त होता है, मुख्य आयुक्त लिख लो मेरे बच्चों। निर्वाचन आयोग का मुख्य आयुक्त, आयुक्त जो जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यह हम राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां पढ़ेंगे तब उस आर्टिकल का जिक्र करेंगे। 324 के तहत है जो निर्वाचन आयोग के मुख्य न्यायायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो तुम वर्तमान वाला बता दो मेरे को भी, वर्तमान में मैं इसके आगे वर्तमान लिख रही हूं मेरे बच्चों, वर्तमान वाला याद रख लेते हैं। वर्तमान मुख्य आयुक्त कौन है मेरे बच्चों, ज्ञानेश कुमार है। कौन है, लिखो, ज्ञानेश कुमार है। ज्ञानेश कुमार वर्तमान है। जो मुख्य आयुक्त कौन है, ज्ञानेश कुमार है, जो फरवरी 2025 में चुने गए। नए आए हैं मेरे बच्चों, राजीव कुमार की जगह लिए इन्होंने। किसकी जगह लिए, राजीव कुमार की जगह कौन आए हैं, ज्ञानेश कुमार आए हैं, जो अभी 25 में आएंगे, फरवरी 2025 में। क्लियर है मेरे बच्चों? तो भारत का सर्वनाश एक्ट कौन से एक्ट को माना है, 1919 का। ये क्वेश्चन अलग अलग आएगा मेरे बच्चों। एक तो सीधा पूछ ले भी, एक्ट पूछ ले 1919 का, सन दे दे। एक पूछ ले इनका नाम दिया हो, तो कौन सा है, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम। किसको सर्वनाश एक्ट माना है, मार्लेमेंटो सुधार अधिनियम, जो 1909 में आया है। कब आया है, 1909 में आया है। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? इसकी जगह लिख लो मेरे बच्चों, फर्स्ट जो निर्वाचन है आयुक्त थे वो कौन थे, फर्स्ट है। अगर फर्स्ट की बात करें भी, भारत में फर्स्ट है जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे मेरे बच्चों, सुकुमार सेन थे। कौन थे, सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन थे। फर्स्ट पूछे जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे। और पहली महिला पूछे, पहली महिला पूछे, फर्स्ट है महिला मुख्य आयुक्त कौन है मेरे बच्चों, रमा देवी है। कौन है, रमा देवी, रमा देवी। क्लियर? उसके बाद लिखो, नेक्स्ट लिखो मेरे बच्चों, 1919 का मोटेंग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। 1919 का मोटेंग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। अब मेरे बच्चों इनसे क्वेश्चन आता है, एक साइड सन दिए होंगे, एक साइड इनके मिलान दिए होते हैं। मार्लेमेंटो कब आया, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, ये मोटेंग्यू चैम्सफोर्ड कब आया, तो इनके मिलान दिए होते हैं। कई बार सन अलग दे देगा, ये नाम अलग दे देगा भी कौन सा अधिनियम कब आया, तो मिलान में ही आता है। कई बार ये पूछ लेता है भी इनमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, तो याद रखना, ठीक है। 1909 में मार्लेमेंटो सुधार और 1919 में मोटेंग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम।
यह वो अधिनियम था, इसके तहत मेरे बच्चों पहली बार महिलाओं को क्या दे दिया था, वोट डालने का अधिकार दे दिया था। लिखो, इसके तहत इस अधिनियम के तहत, तो इसके तहत भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया। वोट डालने का अधिकार दिया गया। था। पहली बार महिलाओं को भारत में वोट डालने का अधिकार कब दिया गया? कौन से अधिनियम के तहत है? 1919 का मोटेंगी-चेम्स्फोर्ड अधिनियम के तहत महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। क्लियर है मेरे बच्चों? अरे क्लियर है? इसी के साथ जो है, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू कर दी गई थी। क्या कर दिया गया था? प्रांतों में, लिखो मैं बाद में बताऊंगी, इनके बारे में जिक्र करेंगे हम। इस नियम के तहत, इस अधिनियम के तहत, इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की प्रणाली शुरू की गई थी। द्वैध शासन की प्रणाली शुरू कर दी गई थी। लिख लिया मेरे बच्चों? इसमें दो बातें खास थी। एक तो था मेरे बच्चों, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। भारत में पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब दिया? 1919 में। अब सुनो, उन महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया जो पढ़ी लिखी थी। उनको दिया गया था इस टाइम जो पढ़ी लिखी थी, सभी को नहीं दिया गया। सभी को जब आजाद हो जाएगा देश, उसके बाद दिया जाएगा। इस टाइम जब 1919 में दिया गया था भारत में, तो उन महिलाओं को दिया गया था जो पढ़ी लिखी थी, अक्षर का ज्ञान था, उनको दिया गया था। 51 बाद जब हमारा देश आजाद होगा, तब वहां वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। ये हम निर्वाचन आयोग करेंगे, तब उसमें करेंगे, वोट का जिक्र है भी किस तारीख को हम वोट डे बनाते हैं। परंतु तुम्हें याद रखना है इसकी जगह भी, सबसे पहले किस देश ने, ये क्वेश्चन आया है मेरे बच्चों, ये शायद 18 ग्रुप डी में क्वेश्चन था भी, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था? लिख लो, सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया? सबसे पहले न्यूजीलैंड देश ने, सबसे पहले न्यूजीलैंड देश ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। वोट डालने का अधिकार दिया था। ये 2018 ग्रुप डी की भर्ती में था क्वेश्चन। ये सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था? न्यूजीलैंड ने दिया था। तो मेरे बच्चों बता दो, न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। वेरी गुड वे। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन।
वेलिंगटन, ट आएगा, ठ नहीं आएगा, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। क्लियर मेरे बच्चों? तो अभी एक लाइन और लिख लो इसके साथ, जो है वोटर दिवस कब मनाया जाता है मेरे बच्चों? लिख ही लो ये लाइन। 25 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? कौन सा मनाते हैं? क्या डे मनाते हैं? मतदान दिवस। क्या मनाते हैं? मतदान। वोट जो है मेरे बच्चों क्या इंग्लिश का वर्ड है, तो हिंदी में क्या लिखेंगे? मत मता मता लिखेंगे या मत लिखेंगे? मतदान है ना, मतदान दिवस। तो 25 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं? मतदान दिवस मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लाइन, ये था मेरे बच्चों बोर्ड का था, नेक्स्ट लाइन हमने लिखी है, क्या लिखा है नेक्स्ट? हाँ जी, इसके तहत प्रांतों में द्विवेद शासन लागू कर दिया गया। द्विवेद मतलब क्या होता है? द्विवेद शासन लागू कर दिया गया। जैसे सेंटर सरकार और राज्य सरकार अलग अलग है, जैसे सेंटर सरकार और राज्य सरकार है जो अलग अलग है। ये प्रणाली की शुरुआत, द्विवेद शासन की प्रणाली की शुरुआत कब हो गई थी मेरे बच्चों? 1919 में। आगे ये, अब आगे हम ये पढ़ेंगे भी द्विवेद शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो याद रखना भी जो अंग्रेजों ने द्विवेद शासन प्रणाली की शुरुआत कब की थी? 1919। कौन सा अधिनियम है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। क्लियर मेरे बच्चों? अब आगे जब इनका पढ़ेंगे, दो शासन प्रणाली, जैसे सेंटर सरकार और राज्य सरकार अलग अलग अपने शासन के लिए रूल रेगुलेशन है डिसाइड करती है, वैसे ये था। ठीक है, उसके बाद लिखो, नेक्स्ट लिख लो मेरे बच्चों। चलो थोड़ी क्लास सर करते हैं, लंबी ले लो, एक और कर लेते हैं। 1935 का लिखो, 1935 का भारत शासन अधिनियम, एक और कर लेते हैं। कल हमारा ये क्राउन रूल समाप्त हो जाएगा, संविधान शुरू हो जाएगा। 1935 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये जो है मेरे बच्चों, ये संविधान का क्या माना गया है? इस अधिनियम को आधार माना गया है। क्या माना गया? आधार माना गया। तो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है भी भारतीय संविधान का आधार कौन से अधिनियम को माना गया था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम को भारतीय संविधान का क्या माना गया है? आधार माना गया है। लिख लो, इस अधिनियम को भारत के संविधान का आधार माना गया था। आधार माना गया था। आधार माना गया था। क्यों माना गया? क्योंकि कहते हैं भी 80% है जो ये अधिनियम आया था, इसी के तहत जो आर्टिकल वगैरह आए थे वो वैसे के वैसे उठा के हमने संविधान में लिख दिए थे। इसको आधार क्यों माना गया? भी इसमें जो बहुत सारी बातें की गई थी, आर्टिकल्स आए, तो वो सारे के सारे कहते हैं भी इसका, इस जो है एक्ट का हमने 80%, इस एक्ट का हमने क्या किया? 80% हमारे संविधान में वैसे के वैसे ही छाप दिया था। 80% हमारे संविधान में वैसे के वैसे ही हमने छाप लिया था, इसीलिए इसे आधार माना जाता है। परंतु क्वेश्चन सिंपल पूछा जाता है भी भारतीय संविधान का आधार कौन से अधिनियम को माना जाता है? तो कौन से को? 1935 के भारत शासन अधिनियम को माना जाता है। क्लियर मेरे बच्चों?
क्लियर। इसी के तहत मेरे बच्चों कई काम किए गए थे जो मैंने तुम्हें पीछे पढ़ा दिए हैं, वो लाइनें यहाँ लिखनी है, बस मैंने पढ़ा दी है साथ साथ। इसमें एक काम तो किया गया था मेरे बच्चों भी 1937 में जो सुप्रीम कोर्ट था वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। लिख लो ये लाइनें यहाँ लिख लो। इस अधिनियम में तो ये पूछता है भी किस अधिनियम के तहत है जो सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। तो 1937 में अधिनियम पूछे तो 1935 का मेरे बच्चों, सन पूछे तो 1937। याद रखना दोनों बातें भी हम किस अधिनियम में जिक्र कर रहे हैं 1935। तो क्वेश्चन पे ध्यान रखना भी उस टाइम क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है तुम्हें। अधिनियम पूछ रहा है तो 1935 का लिखोगे और सन पूछोगे तो 1937 में सुप्रीम कोर्ट को कोलकाता से दिल्ली स्थापित कर दिया था। दिल्ली स्थापित कर दिया था। ये बात हमारी पीछे हो गई है मेरे बच्चों। तो बता दो जो है सुप्रीम कोर्ट का कौन से आर्टिकल में जिक्र है 124 में, और भाग कौन से में पढ़ेंगे 5 में। भाग कौन से में पढ़ेंगे 5 में। कब जिक्र करेंगे जब न्यायपालिका का जिक्र करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भारत में कितने हैं 1 है। भारत में सुप्रीम कोर्ट कितने हैं 1 है। जब ये स्थापित कब किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। कब किया गया 1774 में किया गया। और जब इसमें जजों की संख्या कितनी थी मेरे बच्चों 3 + 1 थी। मुख्य जज कौन था एलिजा इम्पे था। 3 अन्य कौन थे हाइड था, चैम्बर था और लिमनेस्टर था। क्लियर है मेरे बच्चों। अरे क्लियर है। जो मेरे बच्चों दिल्ली में ये स्थापित किया गया तो कहाँ ठहराया गया था इसको राष्ट्रपति भवन में। दिल्ली में ये कहाँ ठहराया गया था राष्ट्रपति भवन में। याद रखना मेरे बच्चों ये क्योंकि है राष्ट्रपति भवन में ये लाया गया था। क्योंकि इसका आगे हम जब पढ़ेंगे तब इसका पूरा करेंगे भी इसकी जो है बिल्डिंग कब बनी थी हाई कोर्ट की और कब वहाँ स्थापित किया गया था। तब ये दिल्ली लाया गया था, तब कहाँ स्थापित किया गया राष्ट्रपति भवन में। इसी के तहत जो है हमारा क्या बन गया था मेरे बच्चों सेंट्रल बैंक जो आरबीआई की स्थापना हो गई थी। किसकी इस अधिनियम में इस एक्ट के तहत कौन सा एक्ट लाया गया एक्ट 1934 के तहत। एक्ट तो 1934 में आ गया था परंतु अधिनियम कौन सा 1935 वाला। और आरबीआई की स्थापना कब होगी थी आरबीआई की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी 1 अप्रैल 1935। तो अधिनियम आया 1935 का और आरबीआई की अरे 35 में स्थापित किया जाएगा। एक्ट तो मेरे बच्चों कब किया गया सुनो दोनों। अगर सीधा पूछ ले भी आरबीआई किस एक्ट के तहत लाया गया तो 34 का एक्ट था। एक्ट तो इसका मतलब एक कमेटी बनी उसके तहत 34 एक्ट आ गया था परंतु इसको स्थापित किया था उस टाइम अधिनियम कौन सा चला था क्राउन रूल जो है 1935 का बाल शासन अधिनियम है के तहत इसको स्थापित कर दिया गया था। तो आरबीआई जब स्थापित किया गया मेरे बच्चों 1 अप्रैल 1935 को तब क्या था एक निजी बैंक था। क्या था एक निजी बैंक था। इसको जो है आरबीआई को प्रॉपर तरीका जो इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो मेरे बच्चों 1 जनवरी 1949 को किया गया। तो राष्ट्रीयकरण क्या होता है मेरे बच्चों राष्ट्रीयकरण है जो सरकारी मोहर दे दी भी ये एक सेंट्रल बैंक बनाया जाए। भारत का ये क्या बन गया था एक सेंट्रल बैंक बन गया केंद्रीय बैंक बन गया था। राष्ट्रीयकरण किया गया आरबीआई का जो 1 जनवरी 1949 को किया गया और इसको जो है पावर दे दी गई थी। एक जो है एक मैं हमेशा कहती हूँ सारी बातें कागजाती थी तो एक कागज का टुकड़ा इसको सौंपा गया भी आज से जो है ये बाकी बैंकों को क्या करेगा
होल्ड करेगा, कंट्रोल करेगा। आरबीआई है, इनके पास सभी बैंकों के संबंधी सारी पावर इसको दे दी गई थी, ये उसका बाप है, ये सभी बैंकों का क्या है, बाप है, तो इसको वो पावर मिल गई थी। तो ये भारत का पूछे भी सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई है। और ये स्थापित कब किया गया, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, राष्ट्रीयकरण होता है मेरे बच्चों सरकारी अंडर में ले लेना भी, 51% हिस्सा किसका हो जाता है, सरकार का हो जाता है। क्लियर है मेरे बच्चा। तो अब बता दो मेरे बच्चों, जो आरबीआई बैंक है उसका वर्तमान गवर्नर कौन है, वर्तमान में गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा है। वर्तमान गवर्नर कौन है मेरे बच्चों, आरबीआई गवर्नर की बात करें तो संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा है आरबीआई गवर्नर है। कौन है भी, संजय मल्होत्रा है। और कौन से नंबर के हैं मेरे बच्चों, ये 26वें नंबर के, 26वें नंबर के हैं आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। कौन, किसके स्थान लिया इन्होंने, 25वें कौन थे, शक्तिकांत दास पे, शक्ति गलत लिख दिया क्या, सही लिखा, कांत दास। पहले कौन थे, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे जब स्थापित किया गया 1 अप्रैल 1935 को, कौन थे, ऑसबोरोन स्मिथ थे, ऑसबोरोन स्मिथ थे। और पहले भारतीय पूछे सीडी देशमुख थे, पहले भारतीय पूछे तो कौन थे, सीडी देशमुख थे। और जो मेरे बच्चों अभी हाल ही में जिन प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री का देहांत हुआ है, कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये भी आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। कौन से नंबर के रहे, मैंने हमेशा तुम्हें क्या कहा है, अब प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी से पहले प्रधानमंत्री कौन थे, मनमोहन सिंह ही थे। तो कौन से नंबर के प्रधानमंत्री, सुनो, अब जो वर्तमान वाले कौन से हैं, 15वें नंबर के। नरेंद्र मोदी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है, 15वें नंबर के व्यक्तिगत है। और 14वें के कौन थे, ये प्रधानमंत्री पूछे तो 14वें नंबर के थे, प्रधानमंत्री पूछे 14वें नंबर के। इससे एक ज्यादा याद रखना है, गवर्नर पूछे तो मेरे बच्चों, आरबीआई गवर्नर पूछे, आरबीआई गवर्नर पूछे तो 15वें नंबर के, याद रख लेना, प्रधानमंत्री वाला याद रह जाएगा। गवर्नर ऐसे तुम तारीखें ऐसे याद करने लगे ना, नंबर याद नहीं रहेंगे, एक दूसरे को जोड़ दो, जोड़ोगे चीज उतने इजीली याद रह जाएगी। वर्तमान वाला प्रधानमंत्री याद रखना, जो 15वें नंबर का याद रखना ही पड़ेगा, एक तो रट्टा मारना ही पड़ेगा। उससे नेक्स्ट जो आएगा वो 14वें नंबर का होगा, तो कौन थे, मनमोहन सिंह थे। और मनमोहन सिंह जो है क्या रहे, 14वें नंबर के प्रधानमंत्री रहे और 15वें नंबर के क्या रहे, गवर्नर रहे। क्लियर मेरे बच्चों, याद रखना, क्योंकि हाल ही में इनका देहांत हो गया है। कब हुआ है, 26 दिसंबर 2020 को। और 26 दिसंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं, वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 दिसंबर को हम कौन सा डे मनाते हैं, वीर बाल दिवस मनाते हैं। क्लियर मेरे बच्चों, अरे क्लियर, एक लाइन और रहेगी, इसके बारे में बोल लिख लो। इस अधिनियम के तहत 1937 में मेरे बच्चों जो म्यांमार देश है उसको भारत से अलग कर दिया गया। 1935 के अधिनियम के तहत है, 1937 में इस अरे बातें नहीं, तुम बातें मत किया करो। लिखो, इस एक्ट के तहत 1937 में म्यांमार देश को भारत से अलग
कर दिया था। और जो इसका म्यांमार का नाम पहले पुराना नाम क्या था मेरे बच्चों? बर्मा था। क्या था? बर्मा था। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? ना पिता, ना पिता, याद रह जाएगी। इसकी मुद्रा क्या है मेरे बच्चों? कयात। म्यांमार की जो है मुद्रा क्या है? मुद्रा कयात मेरे बच्चों, याद रखें। तो ये था मेरे बच्चों हमारा अधिनियम। इसके तहत जो है याद रख लेना, म्यांमार जो है 37 में अलग कर दिया गया। कौन सा? भारत शासन अधिनियम 1935 का था। और जो है बाहर से अलग कब हो गया? 1937 में अलग देश बन गया। और जो इसका नाम पहले बर्मा था और अब क्या है? म्यांमार है। और ये जो है एक लाइन और रहेगी, इसकी लास्ट लाइन है। ये हमारे म्यांमार देश जो है हमारे जो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? ये 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? लिख लो मेरे बच्चों। 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन करता है मेरे बच्चों? म्यांमार करता है। कौन करता है? म्यांमार। और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं बताओ रे? आंध्र प्रदेश, सॉरी आंध्र नहीं है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश है मेरे बच्चों, याद रखना। एपी से आंध्र प्रदेश भी लिखते हैं, तुम नाम लिख लेना। अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। ये 4 राज्य हैं मेरे बच्चों। 4 राज्य हैं मेरे बच्चों, जो है अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। याद रख लेना। जो है ये थे हमारे बच्चों, मैंने 1935 तक तुम्हारे सारे एक्ट जो है करवा दिए। 147 वाला रहता है। कल हमारा संविधान जो है हम शुरू कर देंगे। थैंक यू मेरे बच्चों।